ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए आज 9 जून के इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पिच की हम बात करेंगे, जहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ था कि किस तरीके से जो अभी आरबीआई ने एक रिसेंट मूव लिया है रेपो रेट से रिगार्डिंग, उससे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव आएगा, इन्फ्लेशन पे क्या चेंजेस आएंगे, एंड ओवरऑल जो हॉलिस्टिक अप्रोच अगर हम देखें इकोनॉमी की, तो वो कैसे जो कल के स्टेप ली गई है आरबीआई के द्वारा उसके कारण इम्पैक्ट होगा। सो पूरे की पूरी डिटेल्स को हम समझेंगे और बेसिक्स को समझेंगे। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताता हूँ आपको, इकोनॉमिक्स की सबसे बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, इकोनॉमिक्स समझना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर ये चीज़ एक बार समझ में आ गई तो इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चलती है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा अगर ये आपको बेसिक समझ में आ जाती है तो मैं इस वीडियो में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना चीज़ जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सारी चीज़ समझने के बाद कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सोचकर अटेम्प्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड चीज़ों को समझते हैं। दिस इज़ मी रविचंद्र, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट मिल जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज की अपडेट्स मिल जाते हैं डेली इन ब्रॉडर पे 10 से 12 मिनट में आपको सारे क्रिस्पी पूरा उसका कॉन्सेप्ट मिल जाता है। सो आई जस्ट वांट एवरीबडी टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लव एंड लाइक द चैनल एज वेल, एंड like the video and press the bell icon and share with your friends as well. And first of all, I just want to make an announcement कि जो संडे को होता है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज पे कुछ आता नहीं है, होता ही नहीं वो एक्सप्लेन पेज मोस्टली। तो मैं संडे को क्या करूँगा कि जो एक वीक की पूरे 6 दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, जैसे कि कोई इंडाइसेज आया है, अभी हाल ही में कल इंडाइसेज आया, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा संडे को एक पूरे वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, जैसे कोई इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा करंट अफेयर्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं अपडेट करके एक पूरी 6 दिन की एक जो स्मॉल वीडियो बनाकर मैं आपको संडे को प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं। देखिए, रेपो रेट को कल बढ़ा दिया गया आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एक, जो बेसिकली कुछ मेंबर्स का ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करते हैं। कुछ मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। वो ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि फंक्शन कैसे करनी है गवर्नमेंट, इकॉनमी को कैसे चलाना है ओवरऑल। आपने सुना होगा आरबीआई ने अभी ये कर दिया, आरबीआई ने वो कर दिया। तो आरबीआई इज़ द व्हाट सोल बॉडी जो इकॉनमी को रन कर सकती है, इकॉनमी को घुमा सकती है इधर उधर। तो उसके वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो मौद्रिक जो नीति बनाने वाली एक कमेटी होती है ना आरबीआई में, उन्होंने कल रेपो रेट को बढ़ा दिया। अभी रेपो रेट क्या होता है, और वो कह रहे थे रेपो रेट बढ़ाने के बाद इकॉनमी में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कमेगा। अपन उसके बारे में भी एक बार बात करेंगे कि आखिर होता क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ भी बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि रेपो रेट और ये सब जो चीज़ें ना, दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स, सिंपली क्या होता है इकॉनमी में। इकॉनमी कैसे चलती है बताओ, इकॉनमी कैसे चलती है आप खुद सोचो। इकॉनमी चलती है कि मेरे पास कितना पैसा है, और मैं जो मार्केट में चीज़ें हैं मैं उसको कितने पैसे में ख़रीद रहा हूँ। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, मेरे पास कितना पैसा है और मार्केट में जो मैं खरीदने जा रहा हूँ वो कितना अवेलेबल है। मान लीजिए ऐसा है कि मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, वो मार्केट में सिर्फ 5 पीस है और ख़रीदने वाले 1 लाख लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा अमीर लोग होंगे, कुछ मेरे से ज़्यादा कम अमीर लोग होंगे। तो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे कि यार मुझे दे दो। ऑक्शन हो जाएगी एक तरीके से उस चीज़ की। तो ऑक्शन में क्या होगा कि चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, मतलब पैसा एक कौन से एक बेसिकली थिंग की, एक वैल्यू की, जो ओवरऑल एक जो कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा, मान लो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होगा, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अब सामने वाला सोचो, वो तो डिमांड में आ गया, वो तो कहेगा यार तुम 10 दे रहे हो, मैं तो 50 में बेचूंगा इसको। तो कहीं ना कहीं से डिमांड बढ़ गई एक चीज़ की। दूसरी चीज़ होगी कि मेरे पास पैसे बहुत हैं पर वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं सप्लाई में कमी आ गई। तो सप्लाई में जब कमी आ गई तो क्या होगा, खरीदने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सप्लाई नहीं है मार्केट में बिल्कुल। या मान लो खरीदने वाले बहुत सारे लोग नहीं भी, लेकिन सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, चेंजेस आएंगे। उसी से महंगाई बढ़ती है। ओवरऑल महंगाई बढ़ने का सिंपल कारण क्या होता है, डिमांड ड्रिवन महंगाई है या सप्लाई ड्रिवन महंगाई है। सप्लाई कम है मार्केट में, डिमांड बढ़ गई अचानक से। तो इसी को मद्देनजर रखकर आरबीआई ने कल रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाई कितनी, 50 बेसिस पॉइंट। तो अब कितनी हो गई, 4.9%। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है किसी भी पेपर में, एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और एज पर द बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू ऑफ जून 2022, व्हाट इज़ द रेपो रेट ऑफ व्हाट इज़ द रेपो रेट। सिंपली अगर आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए 4.9%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिंपल एक वन लाइनर क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ सकता है। 4.9% याद रखना। अब देखिए रेपो रेट क्या होता है, क्यों बढ़ाया गया, मैं आपको एक सिंपली समझा देता हूँ।
रेपो रेट होता है कि बैंकों को जो आप पैसा देते हो, बैंकों के पास जो आप पैसा रखते हो, मान लो एसबीआई में, एचडीएफसी में, बहुत सारे बैंकों में आपने पैसा रखा, बैंक उस पैसे को अपने अकाउंट्स में तो नहीं रखती, अपने घर में तो एक ऐसे बैंक के ड्रॉर में तो सेव करके नहीं रखते कि नहीं लाखों अरबों रुपए हैं बैंकों में रख दो, नहीं, वो क्या करते हैं उसको मार्केट में घुमाते हैं, वो उन्हें पैसा देते हैं, वो उन्हें लेंड करते हैं, वो उन्हें लेंड करते हैं। मान लो ऐसा हो कि सारे पैसे का एक बहुत बड़ा चंक उन्होंने मार्केट में लगा दिया, और अचानक से क्या हुआ कि बहुत बड़ा शादियों का सीजन आ गया और बहुत सारे लोग पहुंच गए बैंक की, मुझे अपना पैसा दीजिए, मुझे अपना पैसा दीजिए, जो मुझे निकालना है निकालना है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई पैसे की। अरे उसके पास पैसा नहीं, उसने तो मार्केट में लगा रखा है। वो जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई से कहेगा कि भैया मुझे ना 5 दिन के लिए आप इतने रुपए दे दो ताकि मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकूं, 5 दिन के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। ये जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक जो आरबीआई से पैसे लेती है ना, और आरबीआई फ्री में नहीं देता, आरबीआई ऐसा नहीं कि वो पैसे छापेगा कि ठीक है तुम इतने ले जाओ मैं अपना छाप लूंगा यार, नहीं ऐसा नहीं होता। आरबीआई बैंकों से 5 दिन के बाद इंटरेस्ट लेती है और वही इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कहलाती है। सो रेपो रेट इज व्हाट द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि एक एक साल तक के लिए ले रहे हैं, नहीं ऐसा, उसको बैंक रेट बोलते हैं। बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम रेपो रेट। बैंक रेट में ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होना है ये बढ़ जाती है, ये 1 साल हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम। सो बैंक रेट अगर आपसे पूछे तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जिसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, आपको ही पता है लंबे समय तक है तो इंटरेस्ट रेट कम ही रहता है। तो हमेशा याद रखना कि बैंक रेट रेपो रेट से हमेशा कम होगा, ऐसा नहीं है कि बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, ये नहीं पॉसिबल इकोनॉमी में। अब ऐसा कर दिया उन्होंने, आरबीआई ने, अब समझ में आ गया रेपो रेट क्या होता है। अब रेपो रेट बढ़ा दिया, अब क्या होगा, सिंपली इकोनॉमिक्स को समझो ऐसे। अब रेपो रेट बढ़ गया 4.9%, पहले कितना था 4.4%। पहले बहुत समय से कम पिछले 2 सालों से 4% पे अटका पड़ा था। लॉकडाउन जब लगी थी इंडिया में ना, तब से लगभग 3.3%, 3.54% के अराउंड था। मतलब बहुत ही कम रेपो रेट था, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे थे, कोई ऐसा कंजप्शन था नहीं, तो पैसे वैसे निकल नहीं रहे थे, मार्केट में पैसों की ज़रूरत नहीं थी, तो रेपो रेट कम कर रखा था। अब हुआ क्या कि अप्रैल में, जो इसके पहले सॉरी हाँ अप्रैल में, जब 8 अप्रैल को या फिर कुछ अप्रैल को 4 या 5 अप्रैल को जब हुई थी लास्ट कमेटी की बातचीत हुई थी, तो उन्होंने क्या करा कि 40% और बढ़ा दिया, 40 बेसिस पॉइंट। अब 40 बेसिस पॉइंट करने का मतलब 0.4%, 50 बेसिस पॉइंट करने का मतलब 0.5%। तो ऐसा हुआ, अब पहले 4.4 से बढ़ाकर 4.4 करा, 4.4 से बढ़ाकर 4.9% कर दिया। ऐसा क्यों करा, अब इससे इंपैक्ट क्या होगा, देखिए इंपैक्ट को ऐसे समझिए। अब रेपो रेट बढ़ गई, अब बैंक क्या करेंगे कि पैसे लेने जाएंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, 4.9% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेंगे कि मार्केट में पैसा कम आएगा। मार्केट में पैसा कम कैसे आएगा, इस बात को समझिए। अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा, बैंक जाएंगे ही नहीं आरबीआई से पैसा लेने 4.9% के रेट पे, यार मैं नहीं जाऊंगा 4.9% के रेट पे, तो बैंक क्या करेंगे कि अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पास स्टोर करेंगे। थोड़ा उनको पता होगा कि कब सीजन बढ़ सकती है, कब डिमांड मेरा पैसे का अचानक से बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो मार्केट में पैसे की डिमांड है ना, आपके और मेरे पास जो पैसे हैं ना, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम जाएगी, क्योंकि आप निकालोगे नहीं। आपको ही पता है, आप निकालने नहीं जाओगे, बैंक अपने पास रखा है, वो बैंक कहीं और से लेकर आएगा। वैसे तो है नहीं कि वो आरबीआई से लेकर आएगा और वो आपको देगा, बैंक के पास पैसा है। सो ओवरऑल रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है ना कि मार्केट में जो पैसे की सप्लाई होती है ना वो कम जाती है। पैसे की सप्लाई कम गई, इसका मतलब आपके पास और मेरे पास 100 रुपये थे पहले, अब हो गए 80 रुपये। तो अब 80 को ही खर्च करोगे ना, वो 20 रुपये तो बैंकों के पास है, वो तो आप ले ही नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो बैंक तो ऐसे ही दे देगा, मैं जाऊँगा तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, तो मेरे डिपॉजिट पर तो कोई फायदा नहीं है। मैं जो 20 रुपये रखा हूँ उस पर 1% की भी डिपॉजिट नहीं मिलेगी, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होता, मैं तो लूंगा नहीं। आप क्या चाहोगे, रहने दो, बाद में लिया निकाला जाएगा जब रेपो रेट कमेगा। तो इससे आप ना, ये जो ऑक्शन हो रहा था ना, वो ऑक्शन अब नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था कि लोग 100 रुपये तक जा रहे थे, अब 80 रुपये तक ही ऑक्शन कर पाएंगे। तो इससे जो सप्लाई है ना, सॉरी जो डिमांड है ना, वो कम जाएगी। अब डिमांड लोगों में कम गई तो महंगाई कम जाएगी धीरे धीरे, एक कोई कॉन्सेप्ट हुआ। अब आरबीआई ने कहा कि एक्चुअली जो महंगाई है ना, ये 7% से ऊपर रहने वाली है। अब आरबीआई टारगेट करता है सीपीआई जो होता है अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4% ±2%, मतलब या तो 2% हो सकता है या 6% हो सकता है। आरबीआई ने ऐसा एक सिस्टम बना रखा है कि 2 से 6% के बीच में, यानी 4% तक है तो बहुत बढ़िया है, हमारा इन्फ्लेशन मतलब कंट्रोल्ड है। पर अभी इन्फ्लेशन 7% से ऊपर है और आने वाले टाइम में बढ़ सकता है या घटेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो पॉलिसी कमेटी जो अभी रिपोर्ट अभी जो इन्होंने स्टेप लिया है, इसका कितना इंपैक्ट होता है। एक तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या बोला आरबीआई ने बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सप्लाई मैकेनिज्म बहुत गड़बड़ हो गई है। सप्लाई मैकेनिज्म कैसे, फ्यूल प्राइसेस देखिए कितना बढ़ गया है, एलपीजी के प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल रशिया यूक्रेन वॉर का है।
इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके का फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, सप्लाई हमारे पास उतनी हो नहीं रही, हमारे पास वो चीज़ें पहुंच नहीं रही है, तो सप्लाई में कमी आ गई। सप्लाई में जैसे ही कमी आएगी तो मार्केट में प्रोडक्ट्स की कमी आ गई, तो उसका क्या हो जाएगा, पैसे देने वालों की नंबर बढ़ जाएगी। तो सप्लाई मैकेनिज्म के डिसरप्शंस की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था उसको भी कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। हमारे पास, हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि हम इंडिया के लोगों को सेटिस्फाई करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट पे जो हमारा बिल जा रहा था वो कम जाएगा, हम उस पर इंपोर्ट नहीं करेंगे और अपनी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। आप हमेशा देखोगे जब महंगाई बढ़ती है तो इंडिया से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है उसको रोक दिया जाता है। अगर उससे मैं जैसे ओनियन वगैरह को रोक दिया जाता है, वीट वगैरह को रोक दिया जाता है, अभी हमने गेहूँ को रोक दिया ना भी एक्सपोर्ट, क्यों? हमें पता है यार हमारे इंडिया में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझिए बात को, इतना सारा मैकेनिज्म होता है इकोनॉमिक्स में। अब आप सोचो कि आरबीआई को अगर ज़रूरत पड़ता है, आरबीआई को भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो ऐसा है नहीं कि आरबीआई पैसे छाप देगी। पैसे क्यों नहीं छापती? अगर पैसे छाप देगी तो वो पैसे कहीं ना कहीं मार्केट में आएंगे, आपके और हमारे पास आएंगे, और आपके और हमारे पास पैसे बढ़ जाएंगे। फिर तो आप और हम खर्चा करोगे, बेवजह खर्च करोगे, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, वो बैंकों के पास जाती है कि सुनो भैया, आप हमें ना थोड़ा पैसा हमें दे दो, हमें पैसे कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ करना है, फिर मैं आपको देता हूँ। तो जब उल्टा होता है ना, जब यहाँ पे बैंक से पैसा लेने जाती है आरबीआई, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट कम होता है, हमेशा कम होता है। अभी कितना रिवर्स रेपो रेट? अभी रिवर्स रेपो रेट 3.3% है, 3.35% है बेसिकली। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और बस सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं, इकोनॉमी के बेसिक्स को समझना पड़ता है आपको। सिंपली दो चीज़ याद रखिए कि मार्केट में पैसा कितना है, मार्केट में पैसा कितना नहीं है, ये चीज़ पे हमेशा फोकस करिएगा आप सब, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 4% जो है वो बेसिक्स 4% आपका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसके बीच में अगर मूवमेंट कर रहा है तो ठीक हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ऐसे समझिए बात को। अब बैंक क्या करेंगे? बैंक तो पैसे लेंगे नहीं आरबीआई से, उनको तो महंगा पड़ेगा। तो आपकी जो टोटल डिपॉजिट्स है ना, अब इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट किस पे बढ़ा देगी? जो लोन्स वगैरह आपने ले रखे हैं ना, और जिसके फ्लोटिंग कर रखे हैं आपने कि नहीं नहीं समय के हिसाब से बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, आरबीआई जैसे चाहेगी वैसे, तो उसके जो ईएमआई देने पड़ेंगे ना आपको, वो बढ़ जाएंगे। आप कैसे बढ़ जाएंगे भैया? आप खुद सोचिए, इकोनॉमी में हो क्या रहा है? बैंक के चाहेंगे कि मैं आरबीआई से पैसा नहीं लूँ, मैं आरबीआई से पैसा नहीं लेने जाऊंगा भाई, मुझे तो 4.9% देना पड़ेगा अब, और आरबीआई तो मुझे लेने आएगी तो उसको 3.35 ही देना पड़ेगा। तो आरबीआई के पास बैंक नहीं जाएगी, बैंक क्या करेगी? बैंकों के पैसे की सेटिस्फैक्शन कहाँ से पूरी होगी? आपसे। आप जो ईएमआई दे रहे थे ना पहले, वो ईएमआई बढ़ जाएगी। अब पहले मान लो 4,000 दे रहे थे, वो कहेगी 4,100 दो भैया, हम आरबीआई नहीं जाएंगे, हम आपसे लेंगे पैसा। और अब आपसे पैसे लेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी उन्होंने आपके लोन्स पे। अब इस इंटरेस्ट रेट को उनको भुनाना भी, ऐसा नहीं कि बैंक से कस्टमर से इंटरेस्ट रेट लिया और बैंक खा गया पैसा, ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, वो ईएमआई की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर आपने जो डिपॉजिट्स कर रखे हैं ना बैंकों में, कि मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ की एफडी कर रखी है, जो भी कर रखे हैं, या फिर जो भी और आपका जो डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट वगैरह का, उस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे। इस पे आरबीआई ना बहुत स्टेज करती है। आरबीआई हमेशा कहती है कि हम बेसिस पॉइंट कम करते हैं, हम रेपो रेट कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, इसका बेनिफिट कस्टमर को क्यों नहीं मिलता? आरबीआई ने बहुत बार क्वेश्चन करा, आरबीआई ने 4% करा था ना, तो इसका बेनिफिट हम लोगों को बहुत कम मिला था लॉकडाउन में। इसके ऊपर बहुत बार आरबीआई ने ऑब्जेक्शंस करे हैं, और इसके वजह से जो बैंकों के अंदर मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा ग्रीवांसेस मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा आरबीआई का कंट्रोल बढ़ गया है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने बेसिस पॉइंट कम करा है तो आप उसका बेनिफिट कस्टमर्स को नहीं देंगे, अब बैंकों के पास ये देना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। मैंने एकदम बेसिक बताया आपको कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने से क्या इंपैक्ट होगा, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस वजह से अभी महंगाई चल रही है। अगर नॉर्मल मानसून होता है, देखिए नॉर्मल मानसून होता है, एग्रीकल्चर हमारा अच्छा होता है, तो बहुत हद तक जो अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन है उसमें चेंजेस आएंगे। लोगों के पास गांव में पैसा आएगा, तो उसकी वजह से फिर ये रेपो रेट हो सकता है बढ़ सकता है आने वाले समय में। तो एक्सपेक्टेड है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, आने वाले समय में मार्केट क्रैश भी कर सकता है अगर एकदम से रैंडमली बढ़ गई तो, है ना। तो थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा कि, और आने वाले समय में पेट्रोल प्राइसेस कम करने की भी उम्मीद है कि पेट्रोल प्राइसेस कम होंगे तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो कमेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, पैसे लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ तो कम चल नहीं रही, लोगों को पता है कि हमें पेट्रोल लेना है तो पैसे निकाल रहे हैं, तो इस चक्कर में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन वो बढ़ रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, जिसको मैंने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से आपको बता दिया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बीपीएससी फेयरबिल, जहाँ पे आपको ढेर सारे एमसीक्यूज और ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।